चलिए सब लोग बैठिए बाबू। अब कल जहाँ तक पढ़ाए थे आज उसके आगे पढ़ाते हैं। कल हम आपको संचित निधि वगैरह पढ़ा दिए थे। हाँ, चलिए बैठिए सब लोग। संचित निधि वगैरह बताए थे। आज आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग संख्या 9 में तो हम बहुत पहले ही बता दिए थे। 9 क्या था भैया? 9 9 जो था पंचायत से रिलेटेड था। भाग संख्या 9 पंचायत से रिलेटेड था। 9 का क नगर पंचायत पालिका से, और ये 9 का ख सहकारी समिति वगैरह से था। 10 भी बता दिए थे आपको। SC ST के बारे में विशेष प्रावधान था। 10 में SC ST का विशेष प्रावधान था। 11 देखेंगे तो 11 में 245 से 263 तक था। भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित किए गए थे। ये भी हम आपको पढ़ा दिए थे। कल हम आपको पढ़ा रहे थे भाग संख्या 12। भाग 12 आर्टिकल 64 से लेके 300 तक है। इसमें वित्तीय और संपत्ति के बारे में चर्चा है। इसमें हम बताए थे बिना संसद की अनुमति टैक्स नहीं लग सकता है। इसके लिए टैक्स लगाना है तो संसद की अनुमति चाहिए, बढ़ाना घटाना है तो भी चाहिए। 266 में क्या था? संचित निधि। देश का सारा पैसा संचित निधि में जाता है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि बता दिए थे। आज बताना है वित्त आयोग। वित्त आयोग, चलिए अब ध्यान से देखिए बाबू। हमारा देश जो है ना, वित्त आयोग बहुत जरूरी है, ये समझिएगा ध्यान से। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग होता है या केंद्रीय वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ना, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। PM के सलाह पर इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं और अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, उन्हीं के बराबर योग्यता होती है। और इसे 5 साल के लिए गठित किया जाता है। 5 सालों के लिए गठित किया जाता है। वित्त आयोग का गठन होता है। ये क्यों गठित किया जाता है? तो इसका एक सबसे सिंपल सा है जो एग्जाम में पूछता है। टैक्स का बंटवारा, किसमें किसमें टैक्स का बंटवारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। तो करों के बंटवारा के लिए किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब इसको समझिए। हम लोग जो हैं भारत में एक संघात्मक व्यवस्था के तहत रहते हैं। हम लोग भारत में एक संघात्मक व्यवस्था के तहत रहते हैं। किसके तहत रहते हैं? संघात्मक व्यवस्था। इस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र अपना अलग काम करती है, राज्य अपना अलग काम करती है। केंद्र का काम है राज्यों का ख्याल रखना। केंद्र का काम क्या है? राज्यों का ख्याल रखना। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, राज्यों का ख्याल रखना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है। तो अमूमन देखा गया है कि इस कंडीशन में दोनों केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बिगड़ते हैं। और अगर दोनों की सरकारें एक जैसी है तो ये भी देखा गया है कि बहुत सारे चीजों में आगे भी बढ़ जाते हैं, अच्छे अच्छे योजनाएं ला दी जाती है उस राज्य में। तो जरूरी ये था, क्या जरूरी था भाई, कि जो दो राज्यों में जरूरी नहीं कि केंद्र में वही सरकार हो जो राज्य में हो। तो इस कंडीशन में पैसा नहीं रुकना चाहिए। पैसे का विभाजन कैसे होगा? तो इसी के लिए बनाया गया वित्त आयोग। वित्त आयोग पूरा गहन अध्ययन करके कहता है, एक परसेंटेज बताता है कि राज्य सरकार जिस राज्य से टैक्स वसूल रही है उस राज्य से वसूले गए टैक्स का 41% उसे लौटा दे। तो अभी यूपी से जितना टैक्स वसूला जाता है उसका 41% उसे लौटाया जाता है, जो लगभग 4 लाख करोड़ होता है। 4 लाख करोड़ रुपए यूपी को दिया जाता है। तो यूपी बड़ा भी है, उसके खर्चे भी हैं। सारे सरकारी स्कूल के लोगों को मंथली सैलरी जाना है। सरकार तो एक बार में पैसा दे देती है 400 करोड़। अब उसको तो संचित निधि में से उसको लेके जाना है। फिर पुलिस कर्मचारी, बहुत सारे लोगों को लेके जाना है। समझ में आएगी नहीं? गया। अब इसके अलावे ये 41% पैसा उसको देना ही देना है। वित्त आयोग जितनी सिफारिश कर देगा, यह एक संवैधानिक पद है जिसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हो जाता है, वह संवैधानिक पद होता है। तो 280 में इसकी चर्चा, यह संवैधानिक पद है। यह राज्य जितना टैक्स वसूल के भेजेगा वर्तमान के अनुसार उसका 41% उसे लौटा दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार कटौती नहीं कर सकती है। इसके अलावे अगर केंद्र सरकार कुछ देना चाहती है तो दे सकती है, नीति आयोग के थ्रू या योजनाओं के थ्रू।
तो वित्त आयोग एक मिनिमम गारंटी फिक्स कर देता है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विशेष राज्य वालों को और ज्यादा मिल जाता है, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो वित्त आयोग का मेनली यही डिसीजन होता है कि टैक्स का सेंट्रल और स्टेट में, अब आप बताइए केंद्र में कोई दूसरी सरकार भी है और राज्य में दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, तो राजनीति तो हो ही जाता है भारत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये 41% की कटौती नहीं कर सकते, 41% की कटौती नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 41% की कटौती वो लोग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्र, ये तो समझ में आ गया, संवैधानिक देते हैं। इसके अलावे पैसा देना है तो नीति आयोग से दे सकते हैं या वित्त आयोग से, योजना आयोग से दे सकते हैं, तो गैर संवैधानिक है, उसमें कोई नियम है, कानून नहीं है। अब जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है और किसी अन्य राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं दे दिया जाएगा वहां पर। और ऐसा नहीं है, आप अगर आपकी सरकार रहती तो आप भी यही करते, भले आप उंगली उठा लीजिए, लेकिन यदि आपकी सरकार रहती तो आप भी यही करते कि जहां आपकी, जैसे केंद्र में आप प्रधानमंत्री रहते हैं और राज्य में आपकी सरकार रहती, केरल में आपकी पार्टी की सरकार रहती, आप केरल को ज्यादा पैसे एक और बंदरगाह बनाने को दे देते, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बंदरगाह बनाएगी, एक और एयरपोर्ट दे देते। तो जब गवर्नमेंट सेम रहती है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा मतलब मिलता है पैसा। हालांकि बिहार में तो ऐसा नहीं देखा गया है, बिहार में बहुत बार गवर्नमेंट सेम रही है 15 साल तक, लेकिन अभी भी देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ बिहार में सड़कें ठीक हैं मतलब, लेकिन वही अन्य राज्यों की तुलना में देखिएगा, राजस्थान में एक्सप्रेसवे इतना लंबा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का राज्य ही बन गया, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग हो गया इतना बेहतरीन। तो वो सब चीज़ों में हमें थोड़ी सी लैग देखने को मिली। उसका रीजन भी है, रीजन ये है कि हम बिहार से लोग बहुत कम टैक्स भेजते हैं और वो टैक्स का ही हमें 41% लौट के आएगा। उत्तर प्रदेश को जहां 4 लाख करोड़ रुपए आते हैं, वही बिहार को 2 लाख करोड़ आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से आधा आधा बजट है, तो क्षेत्रफल भी आधा है, जनसंख्या भी आधी है, कर्मचारी भी आधी है, और फैक्ट्री तो साफे नहीं है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज का उतना कल्चर भी नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ जो है मजदूर संगठन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जो भी फैक्ट्री का मालिक होता है वो क्या चाहता है कि उसे सस्ता मजदूर मिले, लेकिन वो मजदूर बहुत ज्यादा उसी जगह का ना मिले। मतलब उसकी एक थिंकिंग ऐसी होती है कि मजदूर सस्ता हो, क्योंकि उसी जगह का होगा तो बवाल कर देगा, खाना ठीक नहीं है, प्लेट ठीक नहीं धुला है, तो ये होता है। तो फैक्ट्री को क्या चाहिए, फैक्ट्री को तो कंपटीशन भी देखना है। तो वो देखते हैं ना कि बिहार के मजदूर अगर जाके दूसरे जगह गुजरात में काम करते हैं तो फिर गुजरात में उनको सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको तभी सुना जाएगा जब आपसे किसी का वोट प्रभावित हो। समझा गया? तो गुजरात में से देखेंगे तो गुजरात में मालिक गुजरात का, यूपी बिहार झारखंड से मजदूर गए, अब वो दूसरे राज्य में जाके आप कौन अनशन करिएगा। तो ये फैक्ट्री वालों के लिए ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो हमारे यहाँ ना जैसे जो राज्य पिछड़े हैं उनके पास अपनी फैक्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्री से क्या है ना टैक्स ज़्यादा आता है। कैसे ज़्यादा आता है? अब सपोज कीजिए अब कोई पार्ले जी की फैक्ट्री है, एक बिस्किट पे 50 पैसा टैक्स है, सोचिए आप 98 टैक्स है। सोचो दिन भर में 1 लाख पैकेट जा रहा है, 50,000 टैक्स तो इसे ही निकल गया। समझ में? आदमी क्या होता है साल भर कमाएगा तो टैक्स देगा, और फैक्ट्री जो होती है प्रतिदिन टैक्स देती है, सब प्रतिदिन, डेली बनेगा डेली टैक्स होगा। हम लोग 365 दिन में एक बार इनकम टैक्स जमा करेंगे, लेकिन अगर फैक्ट्री लगी रहेगी तो क्या दिक्कत है? साबुन बन रहा है, एक साबुन पे 1 रुपया अगर टैक्स है, एक साबुन पे 1 रुपया टैक्स, तो लाखों साबुन डेली बिकता है, फैक्ट्री में बन रहा है, बना टैक्स निकाल गया, निकल दो तो कितना ज्यादा फायदा है? 365 गुना ज्यादा फायदा है। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया वित्त आयोग। पहले अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट वित्त आयोग, केसी केसी नियोगी थे। अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, 2026 तक ये अपना काम करेगा, 25-26 तक। एनके सिंह है, एनके सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, एनके सिंह है। इनका कार्यकाल लंबा रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक पद है। किसी को दिक्कत? वित्त आयोग कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। ये गैर संवैधानिक नहीं है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि इसकी चर्चा आर्टिकल 280 में।
ये संघीय व्यवस्था के लिए, अगर आप मेंस वगैरह लिखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, संघीय व्यवस्था यानी जहां केंद्र अलग काम करे और राज्य अलग काम करे, तो संघीय व्यवस्था अच्छे से बनी रहे, यानी केंद्र सरकार अपना काम करे, राज्य सरकार अच्छा काम करे, तो संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए तथा उनकी वित्तीय लेन देन को पारदर्शी बनाने के लिए क्या वित्त आयोग की जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिश को काट नहीं सकते, बल्कि नीति आयोग और योजना आयोग के तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनको उनकी तो बातों को कोई भी काटा जा सकता है। मोदी जी तो नीति योजना आयोग खत्म कर दी है, उसकी सिफारिश को छोड़िए ना, योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टैक्स का बंटवारा कौन करता है? टैक्स का बंटवारा करते हैं राज्य सरकार, सॉरी, राज्य और केंद्र में टैक्स का बंटवारा करती है वित्त आयोग करती है। कौन करती है? वित्त आयोग करती है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। एन के सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। आगे बढ़ जाए, इसके प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होती है, अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, 5 साल के लिए बनाया जाता है। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष जो है वो एन के सिंह है। 280 में चर्चा है। वित्त आयोग को फाइनेंशियल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो आर्टिकल संख्या 264 से लेकर 300 तक की चर्चा है, तो हमने 280 की चर्चा कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 292, 293 इन दोनों में चर्चा एक ही जैसी है। 292 और 293 में एक जैसी चर्चा है। क्या चर्चा है? केंद्र सरकार ऋण ले सकती है, किससे? विदेश से ले सकती है, विदेश से ऋण ले सकती है, लेकिन यह ऋण संचित निधि पर ही भारित होगा, संचित निधि पर ही इसकी जिम्मेदारी आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वर्तमान सरकार, जैसे मनमोहन सिंह थे पिछली सरकार, उन्होंने जो ऋण लिया उसको मोदी जी ने भरा, क्योंकि वो मनमोहन सिंह का ऋण नहीं था, वो भारत की संचित निधि पर पड़ा हुआ ऋण था। और मोदी जी अगर हैं तो ये यहाँ पे भी बहुत सारे ऋण लिए जा रहे हैं, और ये ऋण जो है, इस ऋण की भुगतान कैसे होगा? इस ऋण का भुगतान अगर मोदी जी अपने टर्म में कर दे तो ठीक है, नहीं तो इनके बाद अगर किसी का टर्न आता है तो उस टर्म में वो जो प्रधानमंत्री होंगे वो भरेंगे। तो जो विदेशी ऋण होता है, केंद्र सरकार जो ऋण लेती है, केंद्रीय ऋण, विदेशी ऋण से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, या फिर आपका जापान से हो, अमेरिका से हो, रूस से हो, अलग अलग देश से बैंक ऋण लिया गया, तो वो ऋण किस पे भारित होता है? संचित निधि पर भारित होता है। राज्य सरकार भी चाहे तो ऋण ले सकती है, विदेशी ऋण ले सकती है, लेकिन जब राज्य सरकार विदेश से ऋण लेती है, जैसे जापान सरकार से अगर हम लोग ऋण ले सकते हैं, यूपी सरकार है अगर जाके इंग्लैंड से ऋण ले सकती है तो बिल्कुल ले सकती है, बहुत सारा इजी लोन ले सकती है। लेकिन इसमें क्या है, यह ऋण भी संचित निधि पर जाएगा, वो भी भारत की संचित निधि पर जाएगा। किसके निधि पर जाएगा? भारत की संचित निधि पर जाएगा। और यह ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। तो बताइए, विदेश से ऋण केंद्र सरकार भी ले सकती है और राज्य सरकार भी ले सकती है, दोनों में समानता क्या है? दोनों का ऋण भारत के संचित निधि पर आता है, दोनों का ऋण भारत के संचित निधि पर आता है। समझ में आ गया? लेकिन राज्य सरकार यदि लोन लेना चाहे वर्ल्ड बैंक से या जापान से या रूस, चाइना, अमेरिका कहीं से, तो उसको संचित निधि तो भारत सरकार पे जाएगा, इसलिए उसे रिटर्न में केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। तो केंद्र सरकार कह देगा ठीक है इसको लोन दे दीजिए, तो लोन दिया जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़िया है, तब बढ़िया है। देखिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 297। अगर आपका खेत है, आपका मकान है, या आपका कोई जमीन कहीं पे भी है, अगर उस जमीन से कोई खनिज निकलता है तो उस खनिज पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। अगर आपके जमीन से कोई बहुमूल्य पदार्थ, खनिज, पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, प्लेटिनम, जर्कोनियम, यूरेनियम, थोरियम, जो भी बहुमूल्य चीज अगर मिलता है, तो आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, चाहे आप बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, केरला में हो, आसाम में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपके खेत या जमीन से कोई भी बहुमूल्य चीज मिलती है तो उस बहुमूल्य चीज पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, न कि वहां के राज्य सरकार का अधिकार होगा। समझ में आ गया कि नहीं? आर्टिकल 297। लेकिन
अगर आपके, देखिए पहला 1 टन तो समझ में आ गया कि अगर आपके घर से या आपके खेत में से कोई बहुमूल्य चीज, सोना, हीरा, प्लेटिनम, ये सब कोई भी चीज मिलता है, खनन करके खनिज मिलता है, तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके घर से कोई खतरनाक पदार्थ मिला, खतरनाक चीज मिला, तो वो आपका है, आपके ऊपर केस हो जाएगा। जैसे आपके घर से बंदूक मिला, आपका, शराब मिला, आपका, चाकू मिल गया, आपका, जितना खतरनाक चीज है वो आपका, पत्नी आपकी, तो मतलब जितना खतरनाक चीज रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। और जो बहुमूल्य चीज है वो केंद्र सरकार लेके चल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आर्टिकल किस में लिखा गया, 297 में। जैसे मान के चलिए आप घर, ऐसे ना मतलब आप घर बनवा रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं, उसमें अचानक एकदम मटका निकला, धड़ाम से फूटा मटका, उसमें से खूब सोना निकला। तो अगर वो सोना हल्ला हो गया, अगर पता चल गया पड़ोसी को या किसी को भी, क्या हो गया, हल्ला हो गया, तो पुलिस को इन्फॉर्म हो जाएगा, पुलिस आएगी, उठा के लेके चल जाएगी, उसका पंचनामा बनाएगी। पंचनामा में लिखती है कि किसका मकान था, दहिने किसका मकान, बाएं किसका मकान था, यहाँ से घैली में एगो सोना मिला है जिसमें कुल 40 किलो सोना का घैला मिला है, यहाँ पर फला फला आदमी के गवाही में हमने इसको दिया है। यहाँ पर 4 गो गवाह रखा जाएगा, उसका साइन, ठप्पा, मोहर लगा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के ट्रेजरी में ले जाके जमा कर दिया जाएगा। तो इससे क्या समझे आप कि अगर हमारे खेत खलिहान जमीन में कोई बहुमूल्य चीज मिल जाती है तो वह बहुमूल्य चीज किसकी हो जाती है, वह बहुमूल्य चीज केंद्र सरकार की होती है, न कि राज्य सरकार की होती है। लेकिन यदि कोई मादक पदार्थ, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम, बंदूक, गोला बारूद, बम, कैश पैसा, कैश पैसा देखिए, अगर आप टैक्स जमा किए हैं तो कैश पैसा रखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जितना कैश रखे हैं उतना का टैक्स नहीं जमा किए हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आपके ऊपर क्या हो जाएगी, कार्रवाई होगी, ठीक है। आपके ऊपर भी क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। 300 का क सबको याद है। संपत्ति का अधिकार पहले 31 में था और यह मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले 31 में था और यह हमारे संविधान का मूल अधिकार था, लेकिन अभी यह मूल अधिकार नहीं है, इसे मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया था 1978, 1978। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब यह हमारा संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती है, ना ही पब्लिक छीन सकती है, तो वो हो गया मूल अधिकार। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, पब्लिक तो नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है, उसे कहते हैं कानूनी अधिकार। जैसे हमारा मकान कोई पब्लिक नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार को मन करेगा खान सर की कोचिंग के ऊपर इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन खुलेगा, यहीं से छोड़ा जाएगा PSLV GSLV, तो हमारा कोचिंग हटा दिया जाएगा, कहा जाएगा हट जाइए खान सर, हट जाइए, नहीं तो यहाँ रॉकेट छोड़ेगा तो सब आदमी जर जाएगा, यहाँ पे हट जाइए आप, यहाँ पे तो हटा देगी। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि संपत्ति का अधिकार हमारा एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार रिकॉल करते हैं। भाग 10 में हम SC ST के बारे में बता दिए थे। SC ST का प्रशासन था। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताए थे, भाग संख्या 11। भाग संख्या 12 वित्त संपत्ति के बारे में चर्चा है। यहाँ पे 64 से लेके 300 तक है। जो आर्टिकल हम बोले आप वही याद रखिएगा, गारंटी कहते हैं इसके बाहर आर्टिकल नहीं आएगा। इतना पढ़ा पढ़ा के बाबू हम बुढ़ा गए, इससे बाहर नहीं आएगा। हम जब बोल देते हैं तो नहीं आएगा, आ गया तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि पता है UPSC BPSC सबको कि इसी में से पूछना है, नहीं तो फिर खान सर गुस्सिया जाएंगे। देखिए गुस्सियाने की बात नहीं है, एग्जाम में केवल क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि किसी 5 स्टार होटल में क्या मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, चटनी मिलेगा। अरे आप आइडिया लगाएंगे ना कि हाँ बढ़िया होटल है तो क्या मिलेगा। जैसे कोई DM आ रहे हैं खाना खाने, तो आप क्या कहेंगे, जरल रोटी खिलाएंगे उनको,
नहीं, आइडिया लगा देंगे, अरे 2-3 किस्म का सब्जी होगा, सब्जी में कौन सब्जी होगा, हाँ तो पनीर का तो पक्का सब्जी होने वाला है, बाप हो बाप, पूरी रहबे करेगा यहाँ पे, कोनो ना कोनो फल काट के रखा होगा, मीठा में कुछ रहेगा, ललका चाहे सफेद, काला चाहे सफेद का, कैसे आप आइडिया लगाते हैं? अरे भाई बड़ा अधिकारी यार, आप आइडिया लगा लेते हैं कि नहीं लगाते? वैसे ही हम लोग भी आइडिया लगाते हैं कि इस लेवल का एग्जाम है तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। अब मान के चलिए आपके गांव के वार्ड मेंबर आ रहे हैं आपके घरे मिलने, तो आइडिया क्या लगाएंगे, अच्छा पानी होगा, एगो बतासा होगा, चाय होगा ही होगा, चाय होगा, लड्डू होगा, या कुछ छोटा मोटा नाश्ता होगा। अच्छा आपके गांव में मंत्री जी आ रहे हैं आपके घरे, मंत्री जी, चलो मंत्री जी, अरे बाप रे बाप, कम से कम 15-20 किस्म का बनेगा कुछ ना कुछ, पराठा, पूरी, 2 टाइप का पूरी, पालक पूरी, सादा पूरी, कलौजी, परवल, आलू का, इस दुनिया भर का। आइडिया आप कैसे लगा लेते हैं? क्योंकि आप उस चीज को समझे हैं, देखे, वैसे आइडिया लग जाता है कि किस एग्जाम में क्या पूछेगा। ठीक है, पहले ही बता दिया हम आपको किस एग्जाम में क्या पूछेगा, ये सबको पता हो जाता है धीरे 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 करके। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म, बिना संसद की अनुमति टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि इमरजेंसी वाला फंड है 267 है, 280 में वित्त आयोग है। आगे बढ़ जाते हैं। 292 केंद्र सरकार का टैक्स है जो संचित निधि से जाता है। 293 राज्य सरकार का भी टैक्स है जो संचित निधि पे जाता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। 297 हमारे जमीन से मिला बहुमूल्य पदार्थ केंद्र सरकार का हो जाता है, खतरनाक पदार्थ हम लोग का हो जाता है। 300 का कम है, क्या चीज है 300 के कम में, तो 300 के कम में बाबू है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आज अब देखते हैं भाग संख्या 13। आप याद कीजिए ना बाबू, जब हम आपको भाग 5 पढ़ा रहे थे तो कहे थे ना कि पॉलिटी में सबसे ज्यादा टाइम भाग 5 में ही लगता है, उसके बाद टाइम ही नहीं लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है। और आप इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं देखे होंगे कि केंद्र सरकार टैक्स, राज्य सरकार कर्जा लेगी तो कहाँ होगा, कौन उसको भरेगा। अमूमन आप इस